नमस्कार, मैं कल्याण महाविद्यालय भिलाई से डॉक्टर सुधीर शर्मा हूँ और आज मैं बातचीत करूँगा अवधी बोली परिचय और विशेषताओं पर। एमए हिंदी के पाठ्यक्रम के लिए ये व्याख्यान हम तैयार कर रहे हैं और सबसे पहले बातचीत करते हैं कि अवधी का जन्म कैसे हुआ। अवधी का जन्म अर्धमागधी अपभ्रंश से जो पूर्वी हिंदी की शाखा निकली है उसमें 3 बोलियां प्रमुख रूप से आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जिसमें सबसे बड़ी बोली और सबसे समृद्ध अवधी को माना जाता है। आप सब जानते हैं कि अवधी में विपुल साहित्य है और आज से नहीं, 1000 बरस पहले से अवधी का साहित्य समृद्ध है। नामकरण देखते हैं हम सबसे पहले कि अवधी का नामकरण अवधी कैसे हुआ। अवधी का नामकरण एक स्थानवाची नामकरण है और अयोध्या अर्थात अवध प्रांत से अवधी का नाम हुआ। अवध से अयोध्या और अवध से अवधी। अवध प्रांत राज्य का उल्लेख मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधपुरी का उल्लेख किया है। आप सब जानते हैं अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और इसका प्राचीन नाम कोसल था और ये कोसल जनपद भी कहलाता था। इसलिए अवधी का एक और नाम है कोसली, जो कोसल जनपद की भाषा है। कुछ लोग अवधी को बैसवाड़ी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन बैसवाड़ी अवधी की एक बोली है जो बहुत लोकप्रिय है। मध्य देश की सबसे बड़ी, सबसे समृद्ध बोली के रूप में हम अवधी को मानते हैं। तो अवधी का नामकरण अवध प्रांत से हुआ है। उद्भव मैंने पहले बताया कि अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका उद्भव हुआ है। कोसली प्राकृत से उद्भव मानते हैं बाबूराम सक्सेना जी। वे मानते हैं बाबूराम सक्सेना जी कि पाली से इसकी समानता है, तो पाली से इसका जन्म हुआ होगा। लेकिन भोलानाथ तिवारी और अन्य विद्वानों ने अर्धमागधी अपभ्रंश को ही प्रमुख माना है और उसी को लेकर हम बातचीत करते हैं। अवधी का जो भूगोल है वो भी बहुत समृद्ध भूगोल है। न केवल अयोध्या बल्कि लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, इलाहाबाद, फैज़ाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, जौनपुर जैसे अनेक ज़िले अवधी के भूगोल में आते हैं। वहाँ अवधी बोली जाती है। लेकिन अवधी का प्रचार प्रसार न केवल भारत में है बल्कि बाहर भी है और वो रामचरितमानस के कारण है, वो हनुमान चालीसा के कारण है, वो अवध या उत्तर प्रदेश से जो गिरमटिया मजदूर गए हुए थे अंग्रेज़ों के ज़माने में, उनके कारण है। ऐसे राष्ट्र हैं मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, नीदरलैंड आदि। ये गिरमटिया मजदूर अपने साथ रामचरितमानस का गुटका लेकर गए थे और रामचरितमानस की भाषा अवधी है। उनकी मातृभाषा भी अवधी थी। आज भी इन देशों में रामचरितमानस का पाठ किया जाता है और इस भाषा का अवधी और भोजपुरी का प्रयोग होता है। अवधी की 3 बोलियां हैं, उपबोलियां कहें हम, और इसे 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला क्षेत्र है पूर्वी, दूसरा मध्यवर्ती और तीसरा पश्चिमी। और इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से 4 बोलियां अवधी के अलावा मानी जाती हैं। इसका नाम है मिर्ज़ापुरी,
जो मिर्ज़ापुर के आसपास बोली जाती है, भैंसवाड़ी, गंगा पारी और जोल्हा, ये प्रमुख बोलियां हैं। अवधी की लिपि देवनागरी है प्रारंभ से ही, और ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में कैथी और फारसी भी कभी अवधी की लिपि रही है या कुछ क्षेत्रों में उसका प्रयोग लोग करते थे। अवधी की विशेषताओं पर हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अवधी की साहित्यिक विशेषताएं क्या है। अवधी बहुत समृद्ध है साहित्य के मामले में, और 12वीं सदी में दामोदर भट्ट उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक ग्रंथ लेकर उपस्थित होते हैं, जो सबसे पहला ग्रंथ अवधी का माना जाता है। 1370 में मुल्ला दाऊद का चंदायन बहुत लोकप्रिय अवधी ग्रंथ है, और 2 ऐसे ग्रंथ जिनके कारण पूरी दुनिया में अवधी की पहचान है, पढ़ी पढ़ाई जाती है, वे ग्रंथ हैं जायसी का पद्मावत और तुलसी का रामचरित मानस। लिखित रूप में या इस वाचिक परंपरा में अवधी के समृद्ध इतिहास के पहले या साहित्य के पहले वहाँ लोक साहित्य का भी प्रचलन था, जो आज भी है। प्राचीन लोक गायन भरथरी, आल्हा चरित्र, गोपीचंद गीत, लोरिक चरित्र, ये भी वहाँ विद्यमान हैं, और वहीं से बघेली, छत्तीसगढ़ी और अन्य बोलियों में आवाजाही इन लोकगीतों की हुई है, उनका रूप बदला है। बाबा मलकुदास एक लोकप्रिय साहित्यकार हुए, मंझन हुए जिनका मालती ग्रंथ है, और एक और लोक साहित्यकार हुए रमई काका, जो बहुत लोकप्रिय है। निराला जैसे व्यक्ति वहीं के हैं, प्रताप नारायण मिश्र, बलभद्र दीक्षित, बंशीधर शुक्ल, चंद्र भूषण द्विवेदी, जिसे रमई काका कहते हैं, गुरु प्रसाद सिंह, द्वारिका प्रसाद मिश्र, जो बाद में रामचरितमानस के आधार पर कृष्णायन प्रस्तुत करते हैं उसी शैली में। ऐसे बहुत सारे साहित्यकार हमको दिखाई देते हैं। तो ये अवधी की साहित्यिक विशेषताएं हुई। प्रश्न आता है कि अवधी का परिचय देते हुए इसकी विशेषताएं बताइए। अब हम बात करते हैं अवधी की व्याकरणिक और ध्वनिगत विशेषताओं की, अर्थात भाषिक विशेषताओं की। अवधी का जो व्याकरण है वह भी बहुत समृद्ध है, और खड़ी बोली से थोड़ी विभिन्नता है, अंतर है। और अवधी के व्याकरण में 2 विभक्तियां तो दिखाई देती हैं, खड़ी बोली की तरह विकारी और अविकारी, लेकिन जो प्रमुख विशेषताएं हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। पहली विशेषता है अनुस्वार और अनुनासिकता। अनुनासिकता अर्थात चंद्रबिंदु, और अनुस्वार अर्थात पंचम वर्ण की ध्वनियों के अर्धवर्ण के रूप में जो विकल्प में प्रयोग की जाने वाली बिंदी, इन दोनों का प्रयोग हमें दिखाई देता है। जैसे उदाहरण के लिए हंस और हंस शब्द है। हंस एक पक्षी है जो जिसमें चंद्रबिंदु लगाएंगे तभी उसका अर्थ प्रतीत होगा, और हंसना एक क्रिया है। तो ये दोनों रूप अवधि में प्रचलित दिखाई देते हैं। ह्रस्व ए और ओ का प्रयोग दिखाई देता है। औरत शब्द जैसे है अवधि में औरत, पैसा शब्द पैसा, और इतना शब्द जो है इतना हो जाता है। अवधि की एक तीसरी विशेषता है उसके संध्याक्षर, जो पहले बताया ऐ और औ जैसे संध्याक्षर हैं। 2 स्वरों
के मेल से बनते हैं वो आपको दिखाई देंगे। जैसे कैसे, वहाँ कैसे हो जाता है। चौथी विशेषता है जो उष्म ध्वनियाँ हैं, जो तालव्य स है, मूर्धन्य स है और संघर्षी स है, इसकी जगह केवल स का उपयोग होता है, अर्थात सरौता के स, एक ही स का उपयोग होता है। आशीष, आशीष लिखना है तो आशीष हो जाता है। श जो है ख में भी परिवर्तित होता दिखाई देता है, इसलिए भाषा भाखा में बदल जाती है, हर्षित हरखित में बदल जाता है। छठवीं विशेषता अवधि की है, वो ध्वनि परिवर्तन की है। बहुत सारे ध्वनियों का परिवर्तन हो जाता है। देखिए हम उदाहरण स्वरूप अणा, अणा है न में तब्दील हो जाता है अनेक जगह पर, सभी जगह पर नहीं। वहीं प्राण, प्राण, बाण, बाण, चरण, चरण हो गया, और गुण, गुण हो गया। इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। उसी तरह यह ज में बदल जाता है। जैसे यश, यश शब्द बदल कर हो जाता है जस, स भी बदल गया और यह भी बदल गया। क जो है ग में बदल जाता है। प्रकट, प्रगट हो गया। भक्त, भगत हो गया। ल ध्वनि अनेक स्थानों पर र में बदल जाती है। फल, वहाँ फल, परिणाम या फल फूल वाला फल, फर हो गया वहाँ पर, फर। जलना, वहाँ जरना हो जाता है। अड़ा का र में बदलना, जोड़ का वहाँ जोर हो गया, जोड़ना। तोड़ का वहाँ तोड़ हो गया। व का ब में बदल जाना, विप्र वहाँ विप्र हो गए। और ह का घ में कई बार बदल जाना, जैसे सिंहासन शब्द वहाँ सिंहासन शब्द उच्चरित होता है। सातवीं विशेषता है संज्ञा शब्दों में परिवर्तन। संज्ञा शब्दों में वा प्रत्यय जुड़ जाता है कई शब्दों में, और अधिकतर ये अवधि की बहुत बड़ी विशेषता है। जैसे घोड़ा, हिंदी का घोड़ा अवधि में जाकर वा प्रत्यय जुड़कर घोड़वा। बेटा जो है बेटवा। बदरा जो है बदरिया। मतलब वा और इया दो प्रत्यय हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। जैसे गैया, गाय वहाँ गैया। ननद वहाँ ननदिया। इस प्रकार के परिवर्तन आपको दिखाई देते हैं। इसी तरह विशेषण में भी परिवर्तन हो जाता है। विशेषण में जो अंतिम आकारांत शब्द है वो अकारांत में बदल जाता है। जैसे छोटा, छोट, बड़ा, बड़, मोटा, मोट या मोठ, टका ठा भी हो गया। ऊंचा, ऊंच, और नीचा, नीच। एक विशेषता और देखें, संख्यावाचक विशेषण। पहला वहाँ पहली, तीसरा वहाँ तीसरी, छठवां वहाँ छठई जैसा परिवर्तन दिखाई देता है। अवयव भी अवधि के कुछ बदले हुए हैं। जैसे फिर, हिंदी का फिर वहाँ बहुरी है, बहुरना। जैसा जस है, जस का रखना, जस का तस। और का अरु, वैसा का वैसन। और भी कई जगह हु के रूप में प्रयोग होता है। सर्वनाम की विशेषता देखें तो वहाँ तेरा तोही, मेरा मोही हो गया, तुम्हारा तोहरे हो गया, हूँ का हाँ हो गया, तुम्हारी, यही का यही हो गया, जैसा का तासु हो गया, मेरो और तेरो, मेरा और तेरा जो है मेरो और तेरो। इस प्रकार के परिवर्तन सर्वनाम के भी दिखाई देते हैं। तो ये प्रमुख 10 जो विशेषताएं हैं अवधि की भाषिक, इसको याद रखना जरूरी है। उदाहरण के साथ इसको हमें प्रस्तुत करना है। मैंने पहले ही बताया कि रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, पद्मावत ने अवधि को कालजयी कर दिया है। इस तरह अवधि का परिचय, उद्भव, नामकरण
और विशेषताओं को हमने यहाँ देखा। और ये प्रश्न भी आता है कि अवधि का नामकरण परिचय देते हुए उसकी विशेषताएं बताइए। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि पूर्वी हिंदी की सबसे बड़ी बोली अवधी बहुत ही महत्वपूर्ण बोली है। एक समय में समृद्ध भाषा रही हुई आज बोली के रूप में जानी जाती है। यही भाषिक परिवर्तन का एक बड़ा उदाहरण है। और रामचरितमानस के तुलसीदास जैसी कि पद्मावत ने अवधि को लोक लोक में व्याप्त कर दिया, और न केवल अवध के भूगोल में या अवधि के भूगोल में, बल्कि अवधि पूरी दुनिया में हिंदी के माध्यम से पढ़ी और पढ़ाई जाती है। जब तक रामचरितमानस है तब तक पूरी दुनिया में अवधि का वर्चस्व है। बहुत बहुत धन्यवाद।